कि एक बड़ा इस वक्त हंगामा हो रहा है, क्योंकि इसहाक डार साहब ने सेनेट में तकरीर फरमाई है और उस स्पीच में उन्होंने कहा कि हम जो डिमांड हैं आईएमएफ की वो अनयूजुअल हैं, बहुत मुश्किल हैं, हमें बहुत मुश्किल में डाला हुआ है। हम उनकी कोई ऐसी डिमांड्स पूरी नहीं करेंगे, हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और कहा कि हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल रखना चाहिए या उसकी कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए ये हम जानते हैं, हमारा इख्तियार है। और इसे सर पहले ये सर क्या ऐसा हो सकता है कि आईएमएफ डिक्टेट करे और ये कहे कि आपके पास क्या हथियार होने चाहिए और कौन सा न्यूक्लियर एसेट्स आपके पास होने चाहिए कौन से नहीं, क्योंकि अब उनकी स्पीच को ऐसे ही लिया जा रहा है कि उन्होंने जो ये बात की है तो क्या इसी तनाजुर में की है? देखें जी, ये तो एक बहुत ब्लंट किस्म की स्टेटमेंट होगी, ये कहना कि आईएमएफ डिक्टेट करे या ना करे। और इस स्टेटमेंट पे वो लोग सवाल उठा सकते हैं जो ये जानते ही नहीं कि आईएमएफ क्या है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसको चलाता कौन है और उसके पीछे जो रियल अथॉरिटीज जो हैं वो कौन सी हैं, जिनकी मर्जी के बगैर आईएमएफ जो है ना कोई लूनिंग कर सकता है ना लैंडिंग कर सकता है। आईएमएफ जो है वो कोई उस तरह का कोई इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है। आईएमएफ जो है वो एक पूरी वेस्टर्न जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसको चलाता है। और इस पे हम 12,000 कर चुके हैं कि इसको समझने की ज़रूरत है कि इसकी जो फॉर्मेशन थी बुनियादी तौर पे दूसरी जंग अजीम के बाद, वो दुनिया के फाइनेंशियल मामलात को वेस्टर्न वर्ल्ड के मफादात के मुताबिक रेगुलेट करने के लिए इसको बनाया। तो उस हिसाब से जो है ये कहना कि आईएमएफ कोई ऐसा डिसीजन करेगा, किसी मुल्क को लूनिंग करेगा, पैसे देगा बगैर जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के मफादात को पेश नज़र रखे, तो उसका मतलब है उस आदमी को पता ही नहीं कि आईएमएफ क्या है। वो आईएमएफ को कोई सिटी बैंक समझता है जिसमें जाके आप दरख्वास्त देंगे तो क्रेडिट चेक करके आपको पैसे दे देंगे। जहां तक क्रेडिट चेक करके आपको पैसे देने का जो मसला है, पाकिस्तान हैज़ नो क्रेडिबिलिटी एट ऑल। पाकिस्तान अपना जो है जितने इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन सब की रिपोर्ट्स उठा के देख लें, उसमें पाकिस्तान डिस्क्रेडिट हो चुका है और क्रेडिट की बुनियाद पे पाकिस्तान को लैंडिंग नहीं हो सकती। अब ये लैंडिंग हो सकती है सिर्फ जो मैंने इशारा दिया आपको कि दुनिया अगर ये समझे कि ऐसा ना हो कि हम इनको लैंड नहीं करते तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो जाएं। एक न्यूक्लियर मुल्क है, इसके पास हथियार हैं, एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री है, तो ऐसा ना हो कि हालात हमारे हाथ से निकल जाएं। तो इन तफजात को सामने रखते हुए वो अगर लैंडिंग करें तो करें, इस बुनियाद पे नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रेडिट कर दिया जब उन्होंने ये शर्त रख दी कि हम विदाउट गारंटी, मीनिंग जब तक आपको सऊदी अरबिया और चाइना जो है वो लैंडिंग नहीं करता एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, उस वक्त तक हम आपको नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के जो हथियार हैं उनमें आईएमएफ को इंटरफेरेंस कर सकता है, विच इंक्लूड्स मीजल्स और न्यूक्लियर वार हेड्स या इस तरह की चीज़ें? तो जवाब यस। उसकी वजह यह है कि आईएमएफ का जो बुनियादी प्रोटोकॉल है वो जिस मुल्क को लैंड करता है उसके वो एक एक खर्चा विच इंक्लूड्स डिफेंस। डिफेंस इज नॉट ए सैक्रेड काउ और समथिंग के जी वो कहेंगे ये डिफेंस है तो हमें गुनाह हो जाएगा। दे हैव नथिंग टू डू विद गुनाह। वो देखते हैं कि आप जो पैसे ले रहे हैं वो कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। और अगर आपका जो है गुज़श्ता 2 सालों में 14% आपके हथियार खरीदने का खर्चा बढ़ा है, ये आपको पता है? 14% इज अ बिग चंक ऑफ मनी जो आपने हथियार खरीदे हैं फॉरेन मुल्कों से, विच इंक्लूड्स ऑब्वियसली ऑन टॉप ऑफ देम चाइना। तो क्या इस हकीकत को जो है वो आईएमएफ इग्नोर कर सकता है कि हम आपको पैसे देंगे, आप गरीबों के गले काटें, उनका आटा महंगा कर दें, उनकी चीनी महंगी कर दें, आप सब्सिडीज खत्म कर दें, किसानों को भूखे मारें, मजदूरों को भूखे मारें, लेकिन हथियार खरीदते रहें? आपको अब ये मेरे तो साथ अक्ल आए? सर आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे आपने ये जो बात की कि पाकिस्तान 14% इंक्रीज हुआ, तो पाकिस्तान की तरफ से ये उसके आगे प्ली पेश की जाती है, रिप्लाई दिया जाता है कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, यानी जो अभी आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो भी खबरें चली हैं और उस पर ये कहा जाता है कि उसने बड़ी तादाद में जो है, तो पाकिस्तान कहता है कि ये देखो हमारे ऊपर ये वाली पाबंदियां और दूसरी तरफ जो है वो खुल के बहुत अच्छे तरीके से असलहा दिया जा रहा है।
इसका जवाब इंडिया को देना चाहिए, लेकिन मैं ये देता हूँ कि इंडिया की जो टोटल जीडीपी है उसका कितने परसेंट उसने हथियारों पे खर्च किया। इज वन ऑफ द लोएस्ट इन जो है डेवलप्ड वर्ल्ड जो खर्च कर रही है। क्योंकि जीडीपी के हिसाब से देखा जाता है ना, आपकी टोटल इनकम क्या है, तो उससे आप हथियारों पे कितना खर्च करते हैं। आप प्रैक्टिकली बैंकरप्ट हैं और आप इंक्रीज कर रहे हैं 14% और कंपेयर कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क के साथ जिसकी जीडीपी का इवन 10% भी जो है नहीं बनता। तो फिर आप कंपेयर गलत कर रहे हैं ना, ये फिर एप्पल और ऑरेंज वाली बात हो गई। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ, बात ये नहीं चले, ये एक बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, इस पे भी आप बात करें कि इंडिया पाकिस्तान जो हथियारों की दौड़ है उसका किसको फायदा किसको नुकसान है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आईएमएफ की। आईएमएफ की ये शर्त बिल्कुल डेफिनेटली आईएमएफ इंटाइटल्ड है, इसलिए कि आप उसके दरवाजे पे जा रहे हैं टू नॉक द डोर एंड आस्क देम टू लेंड यू द मनी, दैट इज द बॉटम लाइन। तो उनकी शराइत में से ये भी होगा कि आप डिफेंस पे कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। आप ये जो लॉन्ग रेंज या शॉर्ट रेंज या जो भी किस्म के मिसाइल हैं, ये आप क्यों डेवलप कर रहे हैं, हम आपको पैसे क्यों दें जो आप बिलाखिर हथियारों में तब्दील करके तो अपने तय खानों में और सर्द खानों में जो है वो जमा कर देंगे। आईएमएफ तो पैसे आपको दे रही है ताकि आप अपनी इकोनॉमी को टर्न अराउंड करें, मुश्किलात पे काबू पाएं और ये जो क्राइसिस हैं इनसे बाहर निकलें। लेकिन अगर वही पैसे उठा के आप चीन को दे के उससे हथियार ले लें या किसी और मुल्क से खरीद लें, तो जाहिर है आईएमएफ जो है वो कहेगा कि ये नहीं हो सकता। और ये शर्त बिल्कुल डिस्कस हो रही है जन जी, ये आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बिल्ली जो है वो थैले से बाहर निकलेगी। आप जो लोग ये बात करते हैं वो हिस्ट्री नहीं जानते। आप अर्जेंटीना की हिस्ट्री पढ़ें, आपको पता है अर्जेंटीना एक वक्त में न्यूक्लियर पावर थी और ये जो साउथ अमेरिका में न्यूक्लियर पावर्स 2-3 थी जिनको इन्होंने डिसआर्म किया, उनसे हथियार वापस लिए और उनको मजबूर किया कि वो अपने हथियारों के प्रोग्राम जो है वो तर्क करें। और उसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो आईएमएफ ने प्ले किया। उन मुल्कों की हिस्ट्री और आईएमएफ की हिस्ट्री में बड़ा एक जो है लंबा चौड़ा एक ताल्लुक है। तो वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सिप्ते हसन। आपको पता है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने एक और शर्त रख दी है। आईएमएफ का कहना है कि अगर पाकिस्तान बेल आउट पैकेज अप्रूव करवाना चाहता है तो पाकिस्तान को दो काम करने होंगे। पहला, अपना डिफेंस जो बजट है उसमें 15% कमी करनी होगी और दूसरा, पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो कैंसिल करना होगा। क्या कहेंगे आप? आईएमएफ ने ये शराइत रखी हैं, कैसी शराइत हैं? देखिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल वैलिड शराइत हैं। ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है कि यहाँ पे आज भी जो है ना लोग रोटी को तरस रहे हो। ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है कि यहाँ पे नौजवान जो है तालीम लेके बेरोजगार फिर रहा हो। तो इन सारे मामलों में आईएमएफ की शर्त मुझे बिल्कुल वैलिड लगती है। और हमारा दफाई बजट आप देख लें को 1200 अरब या 1300 अरब 1400 अरब ये सालाना ले जाते हैं, उसकी इफेक्टिविटी क्या है। इंटरनेशनली जो है हमें यूरोपियन यूनियन नज़र आती है, हमें अफ्रीकन यूनियन नज़र आती है। हम अभी भी उसी प्रोपोगंडा में घुसे हुए हैं कि जी इंडिया गलत है, फलानी रियासत गलत है या कोई भी रियासत गलत है। तो मेरा ख्याल है कि जंग के एलिमेंट को छोड़ के हमें अमन को बढ़ाना चाहिए, हमें फेडरेशन को मजबूत करना चाहिए और अपना दफाई बजट कम करना चाहिए। तो जो बार बार टैक्स जो है जो आम पब्लिक पे लगाया जाता है, जो मिडिल क्लास पे लगाया जा रहा है, जो वर्किंग क्लास पे लगाया जा रहा है, उसको बोझ उनसे कम करके सरमायादारों पे बोझ लगाया जाए, इंडस्ट्रीज पे बोझ लगाया जाए, सरकारी खर्चे जो हैं वो कम किए जाएं और उसके साथ साथ जो दफाई बजट है जो 1400 अरब हमारी फौज खा रही है उसमें कमी होनी चाहिए। सर, इंडिया भी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा अपने डिफेंस सेक्टर पर लगाता है, लेकिन कभी इंडिया के ऊपर इस तरह का एलिगेशन तो नहीं लगा, इंडिया पर रोक टोक नहीं की गई। अब आप देखें कि इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर कितना ज़्यादा बजट लगाता है कि आए दिन कोई ना कोई वो चीज़ लॉन्च कर देता है, कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट वो करता है। तो उन पर इस तरह का कोई एलिगेशन या कोई रोक टोक क्यों नहीं है? देखिए, इंडिया का जो जीडीपी है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। इंडिया का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हमसे ज़्यादा वो दुनिया के माने जाने इंडस्ट्रियलिस्टों में गिना जाता है। उसके बाद जो वहाँ पे एक 40 करोड़ की मिडिल क्लास आबादी है उसको हुकूमत सपोर्ट कर रही है, उनको नेशनल दायरे में ला रही है। हम इन बातों पे बहुत पीछे हैं, हम किसी भी चीज़ में इंडिया को कम्पीट नहीं कर पाते। एक चीज़ है जिसमें हम कम्पीट करते हैं, वो सिर्फ है प्रोपोगंडा, कि हमारे मीडिया सेल इस तरह की वर्किंग करते हैं कि एक डर में रखा हुआ हुकूमत को कि नहीं 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 हम यहाँ पे पैसे इसलिए कम नहीं कर सकते कि जी वो फलाना मिसाइल छोड़ देगा, फलानी क्लाशनकोव चला देगा। यार, आज ये कल्चर नहीं है। आज हमें अपने दफाई बजट कम करके हमें तालीम पे इन्वेस्ट करना होगा, हमें रोज़गार देना होगा, हमें नए टूल सीखने होंगे, तब जो है वो कौमें तरक्की करती हैं। खाली क्लाशनकोव लेके मिसाइल जो है वो ये पुरानी किस्से कहानियाँ होगी, हमें इससे निकलना पड़ेगा। आईएमएफ ने मजीद ये भी कहा कि इन दोनों चीज़ों पर बहुत सारा पैसा लगता है और पाकिस्तान जैसी कंट्री इन चीज़ों का अफोर्ड नहीं कर सकती। तो क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट आईएमएफ की इन शराइत को मानेगी या नहीं? क्योंकि ऑलरेडी हमने आईएमएफ की बहुत सारी शराइत मानी और पाकिस्तान के अवाम को अजाब में हम डाल चुके हुए हैं।
देखिए हमारी गवर्नमेंट में जो सरमायादाराना तबका है, जो जागीरदार तबका है, वो अपने आप को हमेशा से टैक्स से बचाता आया है। खान साहब के साथ भी देख लें, वो गंदम माफिया भी था, चीनी माफिया भी था, कोई सदेबाब नहीं हुआ, कोई हल नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि आईएमएफ की तरफ से जो शर्त है ये टेक्निकली ठीक है, इससे शायद जो वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास है, वो थोड़ी सी उसको रिलैक्सेशन मिल जाए। लेकिन अगर आप उधर से उनको टैक्स भी छूट कर देते हैं और फिर आप बर्डन अगर वर्किंग क्लास पे डाल देते हैं, तो ये फिर एक अवाम के साथ जो है ना वो ज्यादती वाली बात हो जाएगी। तो मैं तो इसको बतौर एक अवाम इसको सपोर्ट करूंगा, और हुकूमत को भी चाहिए कि अपना वो बैलेंस जो है टैक्सेशन का, उसको सरमायादारों की तरफ ज़्यादा रखे, निस्बतन इसके कि अब सारा बोझ जो है मिडिल क्लास